प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पीएसपी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते ही हैं, प्रभात ज्ञान कोश की इस सीरीज में डेली न्यूज़ एनालिसिस के तहत हम भारत और विश्व का करंट अफेयर्स लेकर के निरंतर आपके साथ में साझा कर रहे हैं। आज की हमारी जो प्रमुख खबरें हैं वो न सिर्फ देश और विदेश की महत्वपूर्ण खबरें हैं, लेकिन उसके साथ में हमने आज से 2 और नए चैप्टर शुरू किए हैं। इसमें एक चैप्टर तो हम चर्चा करेंगे पर्सन ऑफ द डे की। उस दिन का कोई एक शख्सियत होगा, है ना, जो कि जाने माने शख्सियत है और उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और एक मैप ऑफ द डे, यानी किसी एक इंडिया या वर्ल्ड के किसी एक क्षेत्र का मैप लेकर के उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है हमारा ये जो नया प्रयोग है वो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो मित्रों, हम शुरू करते हैं आज की पहली खबर के लिए। और सबसे पहली जो खबर है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है CERT इन से संबंधित है। ठीक है, अब ये CERT इन क्या चीज़ है वो अपन लोग जो है वो एक बार आप लोगों को यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक्चुअल में ये एक नोडल एजेंसी है जो साइबर सुरक्षा घटनाओं से निपटने का काम करता है। ठीक है, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या? भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल, है ना। तो भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल और मास्टर कार्ड इंडिया ने, है ना, कौन सा? मास्टर कार्ड इंडिया ने वित्तीय क्षेत्र में भारत की साइबर लचीलापन क्षमता को बढ़ाने के लिए साइबर सुरक्षा में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो साइबर सुरक्षा को लेकर के और फिर जो इनिशिएटिव लिया गया है, तो साइबर सुरक्षा में सहयोग के लिए भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल CERT इन और मास्टर कार्ड इंडिया ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो इसमें CERT इन क्या है? भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल है, तथा ये जो है वो साइबर सुरक्षा घटनाओं से निपटने के लिए एक नोडल एजेंसी है। यह भारतीय इंटरनेट डोमेन को सुरक्षा संबंधी रक्षा को मजबूत करता है। ठीक है, और वर्तमान में इसके मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और इसके महानिदेशक कौन है? डॉक्टर संजय बहल जो हैं वो भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल के महानिदेशक हैं। तो इसमें प्रश्न क्या बनेगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये किस मंत्रालय से संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक इकाई है ना। CERT इन ये जो है वो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक इकाई है। और मास्टर कार्ड इंडिया ने वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, है ना। तो वित्तीय क्षेत्र के अंदर पैसों के लेन देन के क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए इन्होंने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वो कौन सा है? CERT इन, जिसको अपन भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम के नाम से जानते हैं। आज की जो अगली प्रमुख खबर है वो संबंधित है IPBP से संबंधित है। IPBP क्या है? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। ठीक है, IPBP क्या है? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने डोर स्टेप वित्तीय सेवाओं को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? रिया मनी ट्रांसफर के साथ साझेदारी की है ना। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने देश भर के दूर दराज के इलाकों में ग्राहकों को सुविधाजनक और किफ़ायती डोर स्टेप, यानी घर घर जाकर के डोर स्टेप वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर में वैश्विक अग्रणी रिया मनी ट्रांसफर के साथ साझेदारी की है। किसके साथ साझेदारी की है? रिया मनी ट्रांसफर के साथ साझेदारी की है। तो इससे संबंधित हमारा प्रश्न क्या हो सकता है? हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, है ना, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB ने राष्ट्रव्यापी डोर स्टेप वित्तीय सेवा प्रदान करने के लिए किस क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर वैश्विक अग्रणी संस्थान के साथ साझेदारी की है? तो वो संस्थान कौन सा है? रिया मनी ट्रांसफर के साथ में साझेदारी की है। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब हम लोग इसमें अगली खबर की तरफ हमारा रुख करते हैं, और वो अगली खबर किससे संबंधित है? IRGC से संबंधित है। ये IRGC क्या है? तो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है। ठीक है, ये क्या है? इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। IRGC की फुल फॉर्म क्या है? इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ये ईरान के सशस्त्र बलों की एक शाखा है। ठीक है, ईरानी सशस्त्र बलों की शाखा को क्या कहते हैं? इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। और इसको कनाडा ने क्या कर दिया है? आतंकवादी इकाई घोषित कर दिया है। ये कनाडा के जो आप लोगों के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, है ना। कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। इनका नाम आपने सुना ही होगा,
भारत के खिलाफ ये लगातार बयानबाजी करते हैं और खालिस्तानी जो आतंकवादी हैं उनको प्रश्रय देते हैं। तो इसी जस्टिस ट्रूडो ने क्या किया है, ईरान के जो सशस्त्र बल है, ईरानी सशस्त्र, उनकी एक शाखा है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, इसको आतंकवादी इकाई घोषित कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न क्या, किस देश ने ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ईरानी सशस्त्र बलों की एक शाखा को आतंकवादी इकाई घोषित किया है? तो किसने घोषित किया है? कनाडा ने घोषित किया है। ठीक है, यह यहाँ से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण खबर है। उसके बाद फिर हम अगली खबर की तरफ अपना रुख करते हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण केंद्र। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? महाराजगंज में। कहाँ पर? महाराजगंज में एशियाई राजा गिद्ध के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र होगा, है ना। तो दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर होगा? यूपी के महाराजगंज में। कहाँ पे होगा? यूपी के महाराजगंज में होगा। और किसके लिए होगा? एशियाई राजा गिद्ध के लिए। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें जब अपन लोग देखते हैं तो ये दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध के प्रजनन और संरक्षण के लिए दुनिया का पहला केंद्र है, जिसे लाल सिर वाला गिद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? लाल सिर वाला गिद्ध भी कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में दुनिया का पहला कौन से पक्षी के संरक्षण और प्रजनन का केंद्र खुलेगा? एशियाई राजा गिद्ध के लिए। कहाँ पर खुलेगा? महाराजगंज, यूपी में। ठीक है, अगली जो हमारे आज की खबर है वो एक महत्वपूर्ण खबर है जो हमारे लिए भी खुशी का विषय है कि भारत के जो बंदरगाह हैं उसमें 9 भारतीय बंदरगाहों को विश्व बैंक की वैश्विक शीर्ष 100 की सूची में स्थान मिला है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि विश्व बैंक के द्वारा और S&P ग्लोबल मार्केटिंग इंटेलिजेंस के द्वारा तैयार किए गए कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक CPPI, कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक, है ना, परफॉर्मेंस इंडेक्स CPPI के 2023 के नवीनतम संस्करण में विश्व के शीर्ष 100 बंदरगाहों में भारत के कितने बंदरगाहों को जगह मिली है? 9 पोर्ट को, है ना। और इसमें विश्व के अंदर 19, जो 2023 में 19वें स्थान पर विश्व के शीर्ष 20 बंदरगाहों में शामिल बंदरगाह कौन सा है ना। तो वो बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, है ना। तो विश्व के शीर्ष 100 में शामिल कितने भारतीय बंदरगाह है? 9 बंदरगाह है। उसमें से विश्व के टॉप 20 में भारत का एक बंदरगाह शामिल है और वो कौन सा है? विशाखापट्टनम। तो भारत का पहला बंदरगाह, है ना, 1 नंबर का इंडिया के हिसाब से, और विश्व के हिसाब से 19वें स्थान पर स्थित विश्व के शीर्ष 20 बंदरगाहों में शामिल है विशाखापट्टनम, जो विश्व का 19वां श्रेष्ठ बंदरगाह है। जबकि मुंद्रा बंदरगाह जो है वो वर्तमान रैंकिंग पर 27वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, तो ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण खबर है। विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केटिंग इंटेलिजेंस द्वारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स के नवीनतम संस्करण में भारतीय बंदरगाहों में कौन सा बंदरगाह शीर्ष पर है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह शीर्ष पर है। ठीक है, अब हमारी जो अगली खबर है वो संबंधित है केंद्रीय कैबिनेट से रिलेटेड है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने एक बहुत ही बड़ा निर्णय 2024-25 से 2028-29 की अवधि के लिए लिया है। और इस दौरान 2254.43 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र योजना राष्ट्रीय फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना के लिए गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है ना। तो कैबिनेट ने 2200 करोड़ से ज़्यादा 2254.43 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक योजना बनाई है और उसके लिए राष्ट्रीय फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना, कौन सी योजना है? राष्ट्रीय फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना NFIES के लिए गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। और इस प्रकार से अपन लोग ये देखेंगे कि फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आने वाले समय में बहुत ही बड़ा अमेंडमेंट और परिवर्तन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024-25 से 28-29 की अवधि के दौरान कुल कितनी राशि? तो 2200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के वित्तीय परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र योजना में राष्ट्रीय फॉरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना NFIES के लिए गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। ठीक है दोस्तों, अगली जो हमारी खबर है वो संबंधित है अपने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित है। तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय जो है भारत का और ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने
ऑस्ट्रेलिया भारत के महत्वपूर्ण कृषि कौशल पायलट प्रोजेक्ट पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया, है ना। तो कृषि कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, है ना, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE और ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के महत्वपूर्ण कृषि कौशल पायलट प्रोजेक्ट पर चर्चा करने के लिए एक साझेदारी की है, ठीक है, जो कि कृषि के क्षेत्र में आने वाले समय में बहुत ही अधिक हम लोग ये कह सकते हैं कि नवीनता और हम लोग ये कह सकते हैं कि इनोवेशन लाएगी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और ऑस्ट्रेलिया ने महत्वपूर्ण कृषि कौशल पायलट परियोजना पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया, ठीक है। ये महत्वपूर्ण खबर है यहाँ पर, ठीक है। अब फिर हम लोग बढ़ते हैं इससे अगली खबर की तरफ, और अगली जो हमारी खबर है वो यहाँ पर जो है वो किससे संबंधित है, यहाँ पर संबंधित है समलैंगिक जोड़ों को मान्यता प्रदान करने से संबंधित है। और दक्षिण पूर्व एशिया में पहली बार थाईलैंड ने एक विधेयक पारित किया है जिसमें विवाह समानता से संबंधित विधेयक को पारित किया है। कौन से देश ने पारित किया है? थाईलैंड ने पारित किया है। तो थाईलैंड की सीनेट ने विवाह समानता कानून के अंतिम वाचन को पारित कर दिया, जिससे दक्षिण पूर्व एशिया में समलैंगिक जोड़ों को, है ना, समान लिंग वाले जोड़ों को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। तो समलैंगिक जोड़ों को मान्यता प्रदान करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है? थाईलैंड बन गया है, ठीक है। तो ये बहुत लंबे समय से थाईलैंड में इसकी मांग की जा रही थी, और LGBT जो समुदाय है ना, जो समलैंगिक जोड़ों को या यूँ कह सकते हो कि समलैंगिक विवाह या विवाह समानता की वकालत करता है, उसके अधिवक्ताओं ने इस कदम को महत्वपूर्ण कदम कहा है ना, क्योंकि थाईलैंड जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया में विवाह समानता कानून लागू करने वाला पहला देश बन गया है, जबकि एशिया का वो तीसरा देश बन जाएगा। इससे पहले नेपाल और ताइवान दोनों इसको लागू कर चुके हैं। तो एशिया का कौन सा देश बन जाएगा? थाईलैंड तीसरा, और दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश बन जाएगा? पहला देश बन जाएगा। तो इस खबर के बाद में LGBT समुदाय जो है ना, उसके अंदर हर्ष व्याप्त है। तो यहाँ हाल ही में किस देश की सीनेट ने विवाह समानता कानून को अंतिम रूप से पारित कर दिया, जिससे दक्षिण पूर्व एशिया में समलैंगिक जोड़ों को मान्यता देने वाला पहला देश बनाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है? तो थाईलैंड। अब हमारी जो अगली खबर है वो संबंधित है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड। आपको पता है आंध्र प्रदेश में भी नई सरकार बनी है, चंद्रबाबू नायडू जिसके जो है वो मुखिया बने हैं, और निश्चित रूप से जब नई सरकार आती है तो वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो अधिकारियों का चयन करती है, और इसी के तहत द्वारका तिरुमाला राव को आंध्र प्रदेश का DGP नियुक्त किया गया है ना। तो आंध्र प्रदेश का DGP किसको नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है द्वारका तिरुमाला राव, ठीक है। तो ये द्वारका तिरुमाला राव हैं जो आंध्र प्रदेश के नए DGP बने हैं, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया द्वारका तिरुमाला राव को। किसने नियुक्त किया है? चंद्रबाबू नायडू ने नियुक्त किया। वो वर्तमान DGP हरीश कुमार गुप्ता की जगह लेंगे, ठीक है। तो मुख्य सचिव पिछले दिनों आपने देखा किसको बनाया गया? नीरव कुमार प्रसाद को मुख्य सचिव बनाया गया आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश का मुख्य सचिव कौन है? नीरव प्रसाद है, तथा उसके DGP किसको बनाया गया है? तिरुमाला राव को बनाया गया है। फिर अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो संबंधित है भारतीय रग्बी से संबंधित है ना। तो रग्बी के पुरुष और महिला टीमों का मुख्य कोच किसको नियुक्त किया गया है? वेसाले सेरेवी। क्या नाम है इनका? इनका नाम है वेसाले सेरेवी, ठीक है। तो वेसाले सेरेवी को भारतीय रग्बी पुरुष और महिला टीमों का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है ना, मुख्य कोच नियुक्त। तो विश्व रग्बी हॉल ऑफ फेमर वेसल सेरेवी, जिन्हें व्यापक रूप से अब तक का सबसे महान रग्बी सेवेंस खिलाड़ी माना जाता है, को भारतीय पुरुष और महिला टीमों का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये आज की मुख्य खबर थी। उसके बाद में फिर हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो आज का जो एक नया अमेंडमेंट है वो है मैप ऑफ द डे, और आज हम आपके सामने शेयर करने वाले हैं एक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, ठीक है। और वो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में है? ये राज्य आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, भारत का राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में ये भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उड़ीसा के 672 किलोमीटर विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है,
ठीक है। और यहाँ जब अपन लोग देखें तो ये एक प्रकार से मैंग्रोव वनों का पारिस्थितिकी तंत्र है। तो मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र भारत में कौन सा है? सुंदरवन है ना, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन। और उसके बाद में ये दूसरा है। तो सुंदरवन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ का है? उड़ीसा का राष्ट्रीय उद्यान है ये, ठीक है। अब जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ खारे पानी के प्रजननों का प्रजनन स्थल भी है, मगरमच्छों का प्रजनन स्थल भी है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है वो उड़ीसा का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो ये हमारा आज की जो प्रमुख खबर भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित थी। उसके बाद में आज हम लोग पर्सन ऑफ द ईयर की बात करेंगे और उसमें हम लोग बात किसकी करेंगे? नेल्सन मंडेला की बात करेंगे। आप जानते ही होंगे दक्षिण अफ्रीका के, है ना, दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला, जिन्होंने अफ्रीका में जो है वो काले अश्वेत लोगों की सुरक्षा तथा अश्वेत लोगों के अधिकारों को लेकर के और फिर वहाँ पर काम किया। तो यहाँ पर विनोद गनात्रा को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? विनोद गनात्रा को, ठीक है। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से संबोधित किया गया है या उससे सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो रंगभेद नीति जो थी दक्षिण अफ्रीका की, उसको लेकर के और फिर काम किया था नेल्सन मंडेला ने, ठीक है। तो यहाँ पे जब अपन लोग देखते हैं तो 1994 में दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपति के चुनाव हुए, जिसके दौरान दक्षिण अफ्रीका के सभी लोगों को मतदान का अधिकार मिला और नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए, है ना। तो नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए। और इस प्रकार से जो नया दक्षिण अफ्रीका बना, है ना, जहां नेल्सन मंडेला ने से पहले यहाँ पर काले और गोरे का भेदभाव था, तो रंग भेद की नीति को खत्म करने में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और पहले अश्वेत दक्षिण अफ्रीका के जो है वो राष्ट्रपति चुने गए। तो नए दक्षिण अफ्रीका को इंद्रधनुषी राष्ट्र कहा गया, रेनबो कंट्री, रेनबो नेशन के नाम से संबोधित किया गया। और नेल्सन मंडेला और फ्रेडरिक विलियम डी क्लार्क को 1993 में नोबेल का शांति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, है ना। तो शांति के लिए काम किया, तो इनको 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। उसके बाद आपको पता हो तो एक और महत्वपूर्ण खबर है, भारत सरकार ने भी 1990 में, है ना, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा? भारत रत्न से नेल्सन मंडेला को नवाजा है ना। तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है? भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। और 1990 में नेल्सन मंडेला जो है उनको भारत रत्न से भारत सरकार ने सम्मानित किया है, ठीक है। तो ये नेल्सन मंडेला इतनी बड़ी शख्सियत है कि उनको जो है भारत रत्न से नवाजा गया है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर अपन लोग देखें, भारत रत्न की बात करते हैं तो पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान को भी जो है वो भारत रत्न प्रदान किया गया। इस प्रकार से भारत रत्न प्राप्त करने वाले वो दूसरे गैर भारतीय हैं, है ना। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया 18 जुलाई 1918 को जो है वो दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ। और इसी के तहत 18 जुलाई जो है उसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्मदिन जो है उसको नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये है आज की हमारी शख्सियत, जिनको न सिर्फ भारत रत्न प्राप्त हुआ, विदेशी हैं वो, दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद नीति को पार करने के बाद 1994 में जो है वो पहली बार दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत राष्ट्रपति बने। 1993 में उनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला और 1990 में भारत सरकार ने उनको भारत रत्न से सम्मानित किया था, ठीक है। अब हमारी जो आज की प्रमुख खबर है, आज करंट के भारत और विश्व की जो ये करंट है वो हमने आपके साथ साझा किया। मैप ऑफ द डे पे भी आपसे चर्चा की और पर्सन ऑफ द डे पर भी आपसे बात की। उम्मीद है हमारा यह जो नया अमेंडमेंट है वो आपको पसंद आया होगा, आप हमारी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।